एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। ये वीडियो से हम क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। जैसे हम 12th का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं वैसे ही हम 11th के लिए भी फॉलो करेंगे। हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन वीडियो से आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन बाय हार्ट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एनालाइज भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आए हैं। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल से नहीं बना हुआ है? ऑप्शन ए इज अमीबा, ऑप्शन बी इज पैरामीशियम, ऑप्शन सी इज यूग्लिन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आंसर इसका होगा, जब भी आपको आंसर देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ये सेल्स से ही बने हुए हैं। ओके, अमीबा आप काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ओके, पैरामीशियम भी आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनिज्म है जहां पे इसका जो शेप है स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम इज स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड यूग्लिना, यूग्लिना भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कुछ हम इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म रहता है, इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स गिवन है जो सेल से बने हुए हैं। अगर ऑप्शन में वायरसेस होता, अगर ऑप्शन में वायरस होता तो आप वायरस को टिक कर देते कि वायरस जो है ये सेल से नहीं बना हुआ है। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट केपेबल ऑफ, इनके पास जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, अभी कुछ हमने एग्जांपल्स पीछे देखे हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और इनके पास कौन सी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं होती है। ओके, तो कभी भी ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको एक्सट्रीम वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, मार्क कर लेना है, ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या कैपेबिलिटी नहीं प्रेजेंट है? ऑप्शंस हमको जो गिवन है वो ये है, ऑप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, या ये दोनों भी चीजें नहीं कर सकते हैं, या नन ऑफ दीज। ओके, तो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। ओके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हम यूनिसेलर बोल रहे हैं। मतलब एक ही सेल क्या कर रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है। यही सेल डाइजेशन भी करेगा, यही सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, यही सेल एक्सक्रीशन भी करेगा। ओके, तो जो सारे फंक्शंस हैं ये एक ही सेल परफॉर्म करता है। मतलब ये सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है, इसको दूसरे किसी चीज की मदद नहीं है या दूसरे सेल की मदद नहीं है, खुद ही अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ओके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और अपने लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा, ऐसे ऑप्शन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, सो वी लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ, हमारे सवाल में ये था दे आर नॉट केपेबल ऑफ, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of the cell does not ensure independent existence. Okay, अगर सेल है, सेल में कुछ भी अगर कम हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट लाइफ दिखा नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वन टू सी लाइव सेल? ओके, सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाला साइंटिस्ट कौन था या इंडिविजुअल कौन था? ओके, तो ऑप्शन ए इज रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी इज लुवेनहॉक, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूवेनहॉक, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा तो था और नाम भी इन्होंने सेल दिया था, लेकिन इन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा था, इन्होंने डेड सेल देखा था। ओके, देन ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने सेल देखा था और पहली बार इन्होंने ही लिविंग कंडीशन में सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने
न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ रॉबर्ट ब्राउन एसोसिएटेड होते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा लुवेनहॉक। सो एनसीईआरटी सेज दैट एंटनी वैन लुवेनहॉक वाज द फर्स्ट वन टू सी एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल और लाइव सेल। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द जर्मन बॉटनिस्ट? अभी यहाँ पे ना इस चैप्टर में थोड़ा सा ये साइंटिस्ट जो है श्लेडन एंड शोन, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इनका आपको इनका कंट्री, आपको इनका इनका नेशनैलिटी आपको याद रखना होता है, इनके बारे में आपको याद रखना होता है। तो हु वाज जर्मन बॉटनिस्ट टू स्टडी द डिफरेंट सेल्स फॉर्मिंग प्लांट टिश्यू? ऑप्शन ए श्लेडन, ऑप्शन बी श्वान, ऑप्शन सी इज रुडोल्फ वर्चो एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। जर्मन बॉटनिस्ट जिन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट सेल्स को प्लांट टिश्यू के अंदर, तो आंसर हो जाएगा हमारा श्लेडन। इसमें आपको इनकी नेशनैलिटी रिमेंबर करनी है, इनके बारे में रिमेंबर करना है, इनका नाम रिमेंबर करना है, ऑल्सो इनका कौन से साल में इन्होंने ये डिस्कवरी की है। ये 4 चीजें आपको ये साइंटिस्ट के बारे में रिमेंबर करना जरूरी हो जाता है। ओके, तो जो श्लेडन थे ये क्या थे? ये हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ओके, और बॉटनिस्ट है तो बॉटनी में ही हम क्या करते हैं? प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, बाकी साइंटिस्ट के बारे में हम आगे आने वाले सवालों में एनीवेज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं उनके बारे में मेंशन नहीं कर रही हूँ। Schleiden was a German botanist, examined a large number of plants, so this is from NCERT, and observed all the plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. Okay, next question, in which year? मैंने आपको बताया था कि आपको year भी याद रखना है। In which year Schleiden examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant? तो कौन से साल में ये हुआ था? Option A is 1638, option B is 1738, option C is 1838 and option D is 1938. When you have to answer the question, you are supposed to pause the video. You can also write your answers in the comment section. Okay, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द ईयर वाज 1838. Okay, let us see what NCERT says. In the year 1838, Schleiden, तो आपको क्या क्या रिमेंबर करना है? आपको ये सारी चीजें रिमेंबर करनी है. 1838, Schleiden was a German botanist. ओके, आपको ये पीपीटीज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं. इट इज ऑफ द सेम नेम एज सनाज बायोकेमिस्ट्री. वहां पे आपको लिंक ट्री का एक लिंक मिलेगा, उसको फॉलो करके आप ये पीपीटीज को एक्सेस कर सकेंगे. In 1838, Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. Okay, next question पे चलते हैं. In which year Schwann studied different types of animal cell? तो अभी तक हम तो श्लेडन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम श्वान के बारे में बात करेंगे. तो जो श्वान थे ये एक जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट. तो इन्होंने कौन से साल में अपना स्टडी किया था? ऑप्शन ए इज 1839, ऑप्शन बी इज 1739, ऑप्शन सी 1639 एंड ऑप्शन डी इज 1938. ओके, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1839. वी विल सी द डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी. Schwann was a British zoologist. Okay, so जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो I'm gonna write here the important piece of information. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं if you want. 1838 में आपको रिमेम्बर करना है श्लेडन के बारे में, श्लेडन के बारे में. और ये क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे. ओके, एंड ऑल्सो टू रिमेम्बर 1839, that is the year for the study of Schwann, and Schwann was a British zoologist. Okay, so this is a very important piece of information जो आपको लर्न होनी चाहिए. तो make sure कि आप यहीं पे इसी वीडियो में लर्न करके जाएं. We're moving on to the next question now. Question 7. The cells have a thin outer layer which is known as plasma membrane. अभी हमको सभी को पता है, सभी हम सेल पढ़ के आए हैं. तो ये जो outermost layer होती है इसको हम बोलते हैं PM, CMPM, not chief minister, prime minister, but plasma membrane, cell membrane, plasma membrane,
और सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको किसने रिपोर्ट किया था? इसको रिपोर्ट करने वाले श्लेडन थे, श्वान थे, वर्चॉ थे या रॉबर्ट हुक थे? ओके, so if we see here the answer is श्वान। ओके, देखो एक और चीज आपको जो रिमेम्बर करनी है, श्वान वॉज अ बॉटनिस्ट और इन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया था। ओके, और कुछ बच्चों को लगता है कि जो श्लेडन वाज अ बॉटनिस्ट और इन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया था। जो श्वान है ये क्या है, ये एक जूलॉजिस्ट तो थे, लेकिन इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी काम किया था। ओके, तो ये आपको चीज रिमेम्बर करनी है, श्वान ने एनिमल्स के ऊपर भी काम किया है और प्लांट के ऊपर भी काम किया है। सो डोंट फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो श्वान ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपोर्ट किया था। Schwann in 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells have a thin outer layer, which is today known as plasma membrane. Okay, next question. Cell wall is a unique structure of plant cell. Who concluded this? Option A, Schleiden. Option B, Schwann. Option C, both A and B. And option D, none of these. So you have to answer this very carefully. Let us look at the answer now. The answer to this question here is Schwann. Schwann ने ही बोला था कि जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल का यूनिक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको अभी पिछले सवाल में ये बताया था कि श्वान को आपको सिर्फ जूलॉजिस्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इन्होंने प्लांट के ऊपर भी स्टडी किया था और इनफैक्ट श्वान थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बात किया एंड सेल वॉल के बारे में बात की गई थी। ओके फाइन, सो वी रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटी। Schwann also concluded based on his studies on plant tissue that the presence of a cell wall is a unique character of the plant cell. तो कभी भी जब सवाल सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के ऊपर आ जाएगा, आंसर आपका होगा Schwann. Okay. Moving on to the next question now. Who proposed the hypothesis that the bodies of plants and animals are composed of cells and cell products? Schleiden, Schwann, both A and B, or D, none of these? Okay, so let us look at the answer here. The answer here is Schwann, who proposed the hypothesis that the bodies of plants and animals, किन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ऊपर काम किया था? श्वान ने काम किया था, राइट? ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Okay. Next question. Who formulated the cell theory? Cell theory को formulate करने वाला या करने वाले कौन थे? ओके, देखो अभी मैं यहाँ पे इस सवाल में सेल थ्योरी के बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में एनीवेज हम सेल थ्योरी के बारे में पॉइंट्स क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक थ्योरी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। तो इसको किसने फॉर्मुलेट किया था? श्वान ने, श्लेडन ने, दोनों ने ही मिलके, या नन ऑफ दीज? वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे आने वाले सवालों में। आंसर इसका होगा दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, श्लेडन एज वेल एज श्वान ने। ओके, Schleiden and Schwann together, this is the data from NCERT. Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. Next question, very important. This is I think it is a 2023 NEET question. बहुत ही सिंपल सवाल था, नीट 2023 का क्वेश्चन है ये। तो देखो आपको ईयर याद रखने हैं, जो ईयर आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में आपको याद रखने। अनफॉर्चुनेटली Hominis cellula cellula was given in which year? Option A 1756, option B 1855, option C 1945 and option D 1839. Answer here is going to be Hominis cellula cellula was given in the year 1855. इसका मतलब Hominis cellula cellula का मतलब ये होता है कि जो लाइफ है ये या जो सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे कोई सेल है, ये सेल है, जब ये सेल डिवाइड होगा तभी तो नए सेल्स आएंगे। यस और नो? ओनली देन द न्यू सेल्स विल बी बोर्न। सो this is the meaning of Hominis cellula cellula, that
the life comes from pre-existing life or cells are formed from pre-existing cells. ओके अगर पेरेंट सेल ही नहीं रहेगा तो बेबी सेल्स कहाँ पे आएंगे, डॉटर सेल्स कहाँ से आएंगे? तो ये जो बात की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी, दिस वाज सेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हु वाज वर्चो, रुडोल्फ वर्चो, Rudolf Virchow. Okay, fine. So Rudolf Virchow in 1855 first explained the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, ominous celluli cellula. Who was the one to describe that cells divided and new cells are formed from pre? That is the reason why I don't go into depths of the concept because आगे वो सवाल आ ही जाता है. Now you can easily answer. I hope you can answer it now, and the answer is going to be here. Here Virchow. रुडोल्फ वर्चो अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है. सो वी मूव अहेड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आगे आने वाले सवाल में सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो सेल थ्योरी के हैं और ऐसे कुछ पॉइंट है जो सेल थ्योरी का नहीं है. तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सेल थ्योरी का नहीं है? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल सेल थ्योरी. Cell has a thin outer layer called as plasma membrane. All living organisms are made up of cells and products of cells. Option C, all cells come from pre-existing cell. And option D is all of these. तो अगर हम देखेंगे जो सेल थ्योरी क्या बोलती थी, सेल थ्योरी का ये तो डेफिनेटली एक पॉइंट था कि जो सेल्स होते हैं, जैसे कि ये सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा तभी क्या बनेंगे, हमारे डॉटर सेल्स बनेंगे. Okay, so this statement is very true and it is a part of cell theory. All cells arise from pre-existing cell and this is also a part of cell theory. All living organisms are made up of cell and the products of cells. अब जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, राइट? तभी तो लाइफ होगी, नहीं तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. ओके, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है? सो दिस इज द स्टेटमेंट हियर. ये वाला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए. सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी. यहाँ पे सेल थ्योरी के पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. यू कैन हैव अ लुक एट दिस. व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ टिपिकल प्लांट सेल? प्लांट सेल की टिपिकल आउटर कवरिंग में क्या होता है? तो अगर हम प्लांट सेल को ड्रॉ करें, प्लांट सेल को अगर हम ड्रॉ करें तो सबको ही पता है कि ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो बाहर होती है वो क्या होती है? बाहर होती है सेल वॉल और उसके अंदर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन एज अ प्लांट सेल. व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ टिपिकल प्लांट सेल? टिपिकल प्लांट सेल की आउटर कवरिंग में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल एक्सटर्नली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नली, सेल वॉल इंटरनली, सेल वॉल एक्सटर्नली एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनली. ओके, तो आंसर क्या सही है? आंसर सही है, सेल वॉल बाहर होता है एंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पाई जाती है. ओके, सो वी मूव अहेड नाउ. आइडेंटिफाई ABCD इन द गिवन फिगर. ये आप एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाई करना है. देखो एनसीईआरटी का ना नीट के लिए डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी what do you say, a very likely question that might appear in your examination. Okay, सो ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें, आप इसको रीड करें. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन टेक योर ओन टाइम एंड वी गो टू सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज वी कैन नॉट पॉज द वीडियो. ओके, तो आंसर यहाँ पे है, आंसर इज ऑप्शन डी हियर. ऑप्शन डी है. देखो जो ए वाला है ना, ये रेड ब्लड सेल्स है. रेड ब्लड सेल है. हमने कैसे पहचाना रेड ब्लड सेल है? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका शेप होता है बाइकॉनकेव. बाइकॉनकेव. सो दिस इज द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल. यहाँ से भी आपको कॉनकेव और यहाँ से भी आपको कॉनकेव दिख रहा है. तो जो फर्स्ट है ये आरबीसी. आई मीन आपको बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें ए जो है वो आरबीसी गिवन है. बट एज वी सॉल्विंग द क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ये जो बी है ये कॉलम के जैसे लंबे लंबे सेल्स हैं. कॉलम के जैसे लंबे लंबे सेल्स हैं. सो दिस वी आर गोइंग टू call this to be columnar epithelial cells. Okay, next ये जो सेल है that is mesophil cell. mesophil cell प्लांट में पाए जाते हैं. ओके,
फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। एंड ऑप्शन डी इज डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी आपको कैसे पहचान में आएंगे? इनका जो न्यूक्लियस होते हैं मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक लोब है, यहाँ पे दूसरा लोब है, तीसरा लोब है, चौथा लोब है, तो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। Next question, in each cheek cell there is a dense membrane bound structure which contains chromosome. Okay, what is this question saying? ये question ये बताते हैं कि जैसे कि ह्यूमन हो गया, मैं कैसे ड्रॉ करूं? हाँ, ये ह्यूमन हो गया। अब यहाँ पे ना चीक्स होते हैं ना, गाल होते हैं, चीक्स, हमारे जो गाल होते हैं, चीक्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, मुंह के अंदर से एक स्टिक डालते हैं और गाल के अंदर की तरफ से वी ट्राई टू रिमूव सम सेल्स, हम कुछ सेल्स निकाल लेते हैं और ये सेल्स को हम डाल देते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर हमने सेल्स को, चीक सेल्स को डाल दिया। ओके, अब इसको हमको देखना है कि वे सेल्स तो क्या है, सेल्स हैं ट्रांसपेरेंट, सेल्स हैं ट्रांसपेरेंट। तो इसको हम देखने के लिए हम इसके ऊपर ना मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे हमने डाल दिया इसके ऊपर मिथिलीन ब्लू स्टेन, मिथिलीन ब्लू स्टेन मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि मुझे सेल्स दिखाई दे। इन ईच चीक सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स क्रोमोसोम, दिस स्ट्रक्चर इज। अब इसमें ये बताया कि अगर आप चीक सेल को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जो बीच में है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ना बहुत सारा ऐसे आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर इज नथिंग बट न्यूक्लियस, राइट? सबको ही पता है कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। ओके, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू शुड बी नोइंग, जो मिथिलीन ब्लू डाई है, मिथिलीन ब्लू डाई मतलब कुछ नहीं, हम कलर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मिथिलीन ब्लू डाई ना एक बेसिक डाई है, एक बेसिक डाई है। बेसिक डाई का क्या मतलब है? इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और जो न्यूक्लियस है, ये जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब आप इसके ऊपर मिथिलीन ब्लू डाई डालते हैं तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज मिथिलीन ब्लू को अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है और फिर हमको ऐसा पूरा यहाँ पे कलर अंदर की तरफ अक्यूमुलेटेड दिखाई देता है। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई फॉर स्टेनिंग न्यूक्लिक एसिड्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स एंड जेनेटिक मटेरियल हम क्या यूज करेंगे? मिथिलीन ब्लू स्टेन यूज करेंगे। एनीवेज, what does a nucleus of a typical animal cell contain? एक एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो अगर हम एक एनिमल सेल ड्रॉ कर दे, ये हमने एनिमल सेल ड्रॉ कर दिया है, एनिमल सेल का ये हमने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा सबसे पहले क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से हम खींच के बाहर निकालेंगे डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए समझो मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, तो लेट अस जस्ट मार्क हियर। सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोसोम था। फिर उसके अंदर क्या है? डीएनए है। अगर मैंने डीएनए का छोटा सा पीस कट कर लिया, अगर मैंने डीएनए का छोटा सा पीस कट कर लिया, तो ये जो छोटा सा पीस है इसको हम बोलेंगे जीन, इसको हम क्या बोलेंगे? जीन। ओके, हाउ डू डिफाइन जीन? जैसे मैं यहाँ पे डीएनए को कट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कट कर लिया, तो ये जो जीन है इसको हम सिंपली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ टिपिकल एनिमल सेल। Next question. The cell containing membrane bound nucleus can be called as, the cell containing membrane bound nucleus. Nucleus किस में होता है? देखो हमारे पास ना सेल्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये क्लासिफिकेशन ही हमने क्यों किया है? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका डीएनए बस इसी तरीके से ऐसा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर,
इसमें न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ये कॉम्प्लेक्स सेल है, इसमें होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यूकैरियोट में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यूकैरियोटिक सेल। आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेल है। ऑप्शन ए ट्रैकिड, ऑप्शन बी नर्व सेल, ऑप्शन सी लिपिड बाइलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, इट इज अ नर्व सेल। ओके, बाकी के ऑप्शंस हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। नेक्स्ट, if volume of the cell is filled with semi-fluid matrix called as cytoplasm, which kind of cell it is? अगर मेरे पास कोई सेल है, जैसे ये एक सेल हो गया, इसमें पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ओके, तो ये जो मैंने सेल ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ किया है, प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ किया है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ओके, और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी विल हैव साइटोप्लाज्म इन इट। नेक्स्ट, ये क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है अ ट्रैकीड, अ वेसल, अ पैरेन्काइमा सेल और अ सीव सेल। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इट इज अ ट्रैकीड सेल। ट्रैकीड जाइलम का पार्ट होता है। ओके, और जाइलम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, transportation of water. Okay, fine. So we move ahead. Next question, what is the main arena of cellular activities in the eukaryotic cell? तो इस वर्ड को आप एक सिंपली एरिया कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे सेल अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, एंड वी आर हियर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। तो ये मैंने यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर दिया है, यूकैरियोटिक सेल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है, सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये सेलुलर एक्टिविटीज कहाँ पे होती है, ये सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत सारी चीजें का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं। तो कहाँ पे ये सारा प्रोसेस होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट, in a eukaryotic cell where does the various chemical reaction occur to keep the cell in the living state? मतलब ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का ये सवाल है कि कहाँ पे सारी एक्टिविटीज होंगी कि सेल जिंदा रह पाएगा। ओके, तो अभी हम देख के आए हैं सारी केमिकल रिएक्शंस कौन से एरिया में होती है, कौन से अरीना में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? आपको अगर कंटेंट की पीपीटी चाहिए तो आप वापस से टेलीग्राम पे जाके, लिंक ट्री पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां पे आपको कंटेंट की पीपीटीज भी मिल जाएंगी। सो यू कैन टेक द कंटेंट फ्रॉम देयर। ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं? ओके, तो आंसर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। ये सारे ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाए नहीं जाते हैं। ओके, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा एनलिस्ट कर देते हैं यहाँ पे आपके लिए। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप इसको हम बोलते हैं। जो सेल एनवलप है इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती है। यस, यूजुअली हम क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेकंड हम सेल वॉल ले लेते हैं, सेल वॉल, एंड देन थर्ड वन है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये चीजें पाई जाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, अब क्या होता है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थोड़ा सा मॉडिफाई होके ना कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स बना देती है जिसको हम बोलते हैं मीसोसोम्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फोल्डिंग्स हैं इसमें आप देखेंगे कि वेसिकल्स बन रहे हैं, ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं, देन लैमिले बन रहे हैं।
ठीक है। आपको ये सब जो है ये आपको मेरे कंटेंट के पीपीटीज में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा तो वी आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू एक्सप्लेन ऑल द टर्मिनोलॉजीज हियर। और वैसे भी ये वीडियो है आपको एनालाइज करना है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। तो आपको ये चीजें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो वी मूव अहेड नाउ। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको लिखा दिए हैं। देन और भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फ्लैजेला हो गया, देन सीलिया हो गया, देन पिलाए हो गया। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। देन वी मूव अहेड। फिर कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिसमें वो अपना खाना स्टोर करते हैं, इंक्लूजन बॉडीज हो गई। एंड देन a very important structure for making proteins in the body, that is ribosomes. Okay, so I think we've written everything, almost everything which is present in the in the prokaryotic सेल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कहीं पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स नहीं लिखे हैं। ओके, माइक्रोबॉडीज यहाँ पे है ऑप्शन में, इंक्लूजन बॉडी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट, वेयर आर द राइबोसोम्स फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? ओके, तो अभी हमने एनलिस्ट किया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। तो अगर मैं अब प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ करूं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि सेल है तो प्रोटीन की जरूरत होगी, प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए राइबोसोम्स चाहिए, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द राइबोसोम्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल अगर मैं ड्रॉ करूं तो यूकैरियोटिक सेल काफी बड़ा सा सेल होता है। इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, देन आफ्टर दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले बाहर होता था सेल के, उसके बाद हमने उसको अंदर लिया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होगा? राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स प्रेजेंट किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, और अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? सॉरी, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होंगे किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ऐसे कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जिनके अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूडेड होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम है प्रो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके पास मेम्ब्रेन होती है? लाइसोसोम के पास होती है मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, वैक्यूल के पास होती है। अनफॉर्चुनेटली राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, तो किन किन के पास है? तो 3 ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड सेंट्रियोल। आंसर है यहाँ पे सेंट्रियोल इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल के सेल डिविजन में मदद करता है। एनिमल सेल के सेल डिवीजन में ये मदद करता है। ओके, तो प्लांट सेल कैसे डिवाइड करेंगे? अगर उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है तो जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें डिवीजन के टाइम पे क्या हो जाता है ना, एक सेल प्लेट बनने लगती है यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेल प्लेट है। सेल प्लेट बन जाएगी, और ये सेल प्लेट बनने के बाद ये 2 सेल्स में डिवीजन हो जाएगा। ओके, और सेंट्रियोल कैसे ब्रेक डाउन करेगा? यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, और फिर ये सेल डिवीजन इस टाइप का होता है। तो जो सेंट्रियोल है ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल इज बैक्टीरिया, लार्जेस्ट सिंगल सेल इज ऑस्ट्रोजैक एंड नन ऑफ दीज। तो मतलब यही तो ऐसे ऑप्शन है जो एक सही होगा और एक गलत होगा। तो कौन सा वाला गलत है? स्मॉलेस्ट सेल इज बैक्टीरिया, ये गलत है क्योंकि स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये पता होना जरूरी है। ओके, सो वी मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइकोप्लाज्मा सेल? माइकोप्लाज्मा जो सेल है इसकी क्या लेंथ होती है? माइकोप्लाज्मा सेल की क्या लेंथ होती है? फैक्चुअल डेटा है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर। अच्छा, ऐसे कुछ कुछ मतलब एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। एनसीईआरटी का ना जो एज फार एज आई कैन रिकॉल फिगर 8.2, फिगर 8.2 में ये गिवन है, तो आपको ये लर्न करना होगा। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ दैट अगर हम पहला यूकैरियोटिक सेल को ले लें, यूकैरियोटिक सेल को अगर हम ले लें तो इसका जो साइज है ना ये 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। ओके, सेकेंड वाला जो है एक बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल, इसका साइज कितना होगा? 1 to 2 माइक्रोमीटर। देन अभी हमने देखा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसका कितना साइज है? इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल स्मॉलेस्ट नहीं है, बैक्टीरियल सेल से छोटा माइकोप्लाज्मा होता है। ओके, और इससे भी छोटा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है PPLO, इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इसके बाद आ जाते हैं वायरसेस, और जो वायरसेस का साइज होता है दैट इज 0.02 to 0.2 micrometer. Okay, fine. So you have to remember all these information. यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर एडिशनल कंटेंट ताकि आपको वीडियो आपका मिस ना हो सके। सब्सक्राइब भी करना है आपको, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। And we end the video here. We'll see you in the next video with next set of 30 questions. Bye bye everybody.